हेलो गाइस, सो दिस इज सौरभ नायक एंड यू आर वाचिंग इकोबस कॉमर्स। बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहूंगा। मैं 2 दिन से मैं कंटिन्यूअसली मैं ट्राई कर रहा था कि मैं आगे इसमें कर पाऊँ, वीडियो बना पाऊँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था। उसके लिए बहुत सॉरी। 2-3 दिन से क्लासेस छूट गई हैं आपकी, उसके लिए सॉरी। आने वाले समय पे कोशिश करूंगा कि डेली क्लासेस मिले। एक एक दिन का गैप लेना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस क्लासेस बनाना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ। तो आगे चलते हैं। फिलहाल आज के एमसीक्यू में 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज द अकाउंटिंग साइकिल डज नॉट इंक्लूड व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड इज रिकॉर्डिंग, डिसीजन मेकिंग, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रेटिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, कितने लोगों ने, पहले ये बताइए, कितने लोगों ने मैसेज कर दिया ना, कितने लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग साइकिल्स पढ़े हुए हैं। बेसिकली जब इसकी बात करते हैं, इसकी बात करेंगे तो एक मैंने पहले क्लास में बताया भी हुआ है। एक चीज हमें हमेशा याद रखना जब अकाउंटिंग साइकिल की बात आती है। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल जब इसकी बात आती है, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो जब प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग साइकिल इस टाइप से बात करी जाए, तो इसमें याद रखना आई एम रणछोड़ दास चांचड़ शिमला आया चतुर। ठीक है, बहुत 4-5 साल हो गए इसको बताते हुए। आई का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचानना, किसी ट्रांजेक्शन को पहचानना कि वो ट्रांजेक्शन जो है वो इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक रहेगा तो उसको ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब पैसे से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। देन पैसा कितना है, मेजर करना, मेजरिंग। ठीक है, देन थर्ड वन इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब अगर वो हमारे इकोनॉमिक है, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि वो पैसे से जुड़ा हुआ है, फिर हम उसको कितने रुपए है वो हमने देखा, उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो हमारे बिजनेस का ट्रांजेक्शन हुआ, क्योंकि पैसे का ट्रांजेक्शन तो आपका अपना भी हो सकता है और बिजनेस का भी हो सकता है, बट बिजनेस में कौन सा एंट्री करते हैं, जो बिजनेस के लिए होता है। देन फोर्थ वन इज क्लासिफिकेशन। अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया, क्लासिफाइंग बोलते हैं बेसिकली, क्लासिफाइंग आएगा। क्लासिफाइंग में आपने उस पर्टिकुलर चीज को, बिजनेस आपका है और आपके बिजनेस में आपने मान के चलो एक टॉर्च खरीदा और एक टीवी खरीदा, दोनों ही बहुत अलग अलग चीजें होती है। टॉर्च मान के चलो 100 रुपए का और टीवी आपका 10,000 का है, या फिर उससे ज्यादा का हो सकता है। तो टीवी इज काइंड ऑफ एन एसेट, बट टॉर्च इज काइंड ऑफ एन एक्सपेंस। ठीक है, हालांकि वो भी एक एसेट होता है, बट इट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व व्यय जब आप करेंगे, तो उस पर्टिकुलर चीज को आप एक्सपेंस में डालेंगे। जबकि आपने टीवी खरीदा, हालांकि खर्चा वो भी है, बट इससे आपका एसेट जनरेट हो रहा है, दैट्स वाई उसको अलग अलग जगह पे आप रिकॉर्ड करते हैं। दैट वी कॉल क्लासिफाइंग। देन इज समराइजिंग। समराइजिंग समराइजिंग करने का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज को उसकी जगह में समराइज करना। लाइक हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे ट्रायल बैलेंस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, इसमें समराइज करते हैं उसको। यहाँ पे देन एस से आपका आएगा समराइजिंग, समराइज करना, राइजिंग। समराइज करने का मतलब होता है उस पर्टिकुलर चीज को समरी में लिखना। समरी में लिखने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप बनाते हैं, है ना, बैलेंस शीट आप बनाते हैं, क्लासीफाई करना, यहाँ पे आपका आएगा अलग अलग अकाउंट बनाना, अलग अलग टाइप के अकाउंट लाइक इनकम, एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, है ना। यहाँ पे आएगा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ठीक है, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना, यानी कि किसी चीज को ऑडिट करना,
किसी चीज की ऑडिट करना और उस चीज को एनालाइज करके आगे फॉरवर्ड करना, इंटरप्रेट करना, आगे फॉरवर्ड करना। फॉरवर्ड करने का मतलब आगे भेजना लोगों को, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं आगे कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेटिंग, ठीक है। संचार करना, संवाद करना। तो ये हो गया आई एम रणछोड़ दास चांचड़ शिमला आया चतुर। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? रिकॉर्डिंग है, क्लासिफिकेशन है, इंटरप्रेटिंग है, डिसीजन मेकिंग नहीं है। सो द आंसर विल बी आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कौन सा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि रेखांकन सिद्धांतों का विशेषता नहीं है, ठीक है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, समराइज होते हैं। लेखांकन सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल जो होते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं बेसिकली, हाँ। फैक्चुअल होते हैं, हाँ। प्रैक्टिकल होते हैं, हाँ। समराइजिंग होते हैं, हाँ। अरे सॉरी, समराइजिंग यानी कि सारांशीकरण में होते हैं, हाँ। अब यहाँ पे ये जो आंसर आया है वो कैसे आया है, क्यों आया है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। अब ये रिजल्ट ओरिएंटेड हर बार नहीं होते, फैक्चुअल हर बार होंगे, प्रैक्टिकल हर बार होंगे, समराइज हर बार होंगे, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ कुछ चीजों में होंगे। जैसे कि मटेरियलिटी वाला कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी वाले कॉन्सेप्ट में ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है कि मुझे रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए, क्योंकि मटेरियल में वो एग्जैक्ट डेटा आपका देखा जाता है, बट बाकी सारी चीजों में फैक्चुअल देखा जाएगा, प्रैक्टिकल देखा जाएगा, समराइज करके देखा जाएगा। फैक्चुअल बोलने का मतलब हो जाता है तथ्यात्मक, यानी कि अगर एक पर्टिकुलर शेड है, शेड बना, एक घर बना है मान के चलिए, तो उस घर की एक्चुअल कॉस्ट तो हमको नहीं पता, बट एक मोटा माटी हिसाब लगा के अगर कोई 22 लाख बोल रहा है, 20 लाख बोल रहा है, तो उसको मान लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो नहीं 100 रुपए ज्यादा लगा होगा, 1 लाख ज्यादा लगा होगा, ये फालतू का डिस्कशन आप नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जो कि लिखे हुए नहीं होते बट होते हैं। तो ऐसे ही ये प्रैक्टिकल भी होते हैं। अकाउंटिंग जो डेटास होते हैं, अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो प्रैक्टिकली चलते हैं, प्रैक्टिकल फॉर्म में चलते रहते हैं। उसके बाद इनको समराइज वे में लिखा जाता है, ना कि बहुत ज्यादा लंबे चौड़े शब्दों में इसको लिखा जाएगा, ठीक है। आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। पहले बात तो ये समझ लीजिए सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। 1 सेकेंड। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट बोलने का मतलब होता है कि एक बंदा है और एक उसका बिजनेस है, ठीक है। अब ये बंदा इससे बहुत अलग है, मतलब ये बंदे का खर्चा अलग होगा और इस बिजनेस का खर्चा अलग होगा। इस बंदे की जरूरतें अलग होंगी, इस बिजनेस की जरूरतें अलग होंगी। दैट वी कॉल सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। मतलब एक ओनर जो होता है और उसका बिजनेस होता है, वो दोनों एक्चुअल में अलग अलग होते हैं। ये कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। अब ये बोला है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ेंगे, नॉट अ फीचर। तो ये तो अच्छा वाला फीचर है, यानी कि सही वाला फीचर है। अब यहाँ पे लिखा है पर्सनल अफेयर ऑफ द ओनर शुड नॉट बी कंसिडर। हाँ ठीक है, पर्सनल अफेयर जो होता है ओनर का वो कंसिडर नहीं किया जाता, ये भी सही है। बिजनेस शुड नॉट बी डिसॉल्व इन द नियर फ्यूचर। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का बात बोल रहा है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी से बाहर की बात बोल रहा है, तो आंसर यही होना चाहिए। ऑप्शन डी है, दिस कॉन्सेप्ट इज फॉलोड इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस। तो बिल्कुल सही बात है कि बिजनेस को, चाहे कोई भी बिजनेस रहे, चाहे वो ज्वाइंट वाला रहे, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप रहे, चाहे वो पार्टनरशिप रहे, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो एलएलपी हो, किसी भी बिजनेस में बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, ठीक है, ऐसा माना जाता है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी। बिजनेस यानी कि व्यवसाय को निकट भविष्य में भंग नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा ये क्या है, ये क्या है,
अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है कन्वेंशन, ये कौन सा कन्वेंशन है। अब ये कन्वेंशन जो है ये आपका एक पर्टिकुलर 3 जो फॉलोड कन्वेंशंस हैं उसमें से एक है। अब इन तीनों कन्वेंशंस में एक आपने पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी, ये नहीं है, इसमें 3 कन्वेंशंस है। फर्स्ट कन्वेंशन आपका आएगा ये वाला जो आप इसमें आंसर करोगे, ठीक है, ये वाला मैं आंसर नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। सेकंड जो आपका है अक्रूवल, और थर्ड आपका है, थर्ड क्या होगा मैं खुद बोल रहा हूं, चलिए ठीक है इसको बोल देता हूं, इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न। देन आता है अक्रूवल, और थर्ड क्या आता है ये आप बता दीजिए क्योंकि मैं भूल रहा हूं इसको, ठीक है। ये 3 कन्वेंशंस होते हैं, इसको अपन बोलते हैं पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये पिलर्स भी बोले जाते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है ये तीनों इसी, ये 3 पर्टिकुलर जो कन्वेंशन है इस पे टिका हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये वाला आपको क्लियर होगा। आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि गोइंग कंसर्न जो कंसेप्ट है वो किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। The concept provides the basic for the formation of the accounting equation. This concept refuses allocation of costs on different accounting periods. This concept discusses the issue of the realization of profit. This concept assumes that business will operate for a long period of time and will not be dissolved in the near future. सबसे बेस्ट जो डेफिनेशन है इसी को बोला गया है गोइंग कंसर्न, यानी कि चालू व्यवसाय की अवधारणा जो है वो ये मानती है कि व्यवसाय जो है वो बहुत लंबी अवधि तक चलेगा और आने वाले जो जानकारी के जो भविष्य आपके हैं, मतलब 3 साल 4 साल, आपको समझ में आ रहा है ना कि आपका धंधा जो है 3-4 साल और चल जाएगा, इतना तो समझ में आता है। आप 10 साल 20 साल की बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन कुछ सालों तक आपका धंधा जो है वो चलता रहेगा, इस बात की आप पुष्टि करेंगे। दैट वी कॉल व्हाट, गोइंग कंसर्न, यानी कि चालू व्यवसाय की अवधारणा, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, मैचिंग कंसेप्ट डज नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग। मैचिंग कंसेप्ट यानी कि जो आप मिलाते हैं, मिलान की अवधारणा जिसको बोलते हैं कि इधर इधर अगर एक्सपेंस इतने का हुआ है तो इधर इनकम में भी कुछ आया होगा, इधर अगर लाइबिलिटी में कुछ गया है तो इधर एसेट में भी कुछ आया होगा, और दोनों साइड यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड बराबर होंगे। इसको मतलब हर जगह पे 2 साइड होते हैं और हर दो जो दोनों साइड होते हैं वो दोनों बराबर बराबर मैच करेंगे, मतलब ये अगर ए है तो ये भी ए ही होगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब ये जो मिलान की अवधारणा है, कौन सा एक शामिल नहीं है, किसी विशेष अवधि का राजस्व उसी अवधि के व्ययों में मेल खाना चाहिए, यानी कि द रेवेन्यू ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड मस्ट मैच विद द एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड, ठीक है। द कंसेप्ट आल्सो रिक्वायर्ड अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स, ठीक है। और यानी कि इस अवधारणा में विभिन्न लेखा अवधियों में लागत का आवंटन भी आवश्यक है। सी है, रेवेन्यू शुड ओनली बी रिकॉर्डेड इफ देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी अबाउट इट्स रियलाइजेशन, यानी कि ये यहाँ पे नॉट इंक्लूड है ना, रिवेन्यू तभी रिकॉर्ड करना चाहिए जब उसका रीजनेबल सर्टेनिटी है कि रियलाइज होगा। अब मुझे बताओ कि पहली बात तो ये अक्रूवल, अक्रूवल जब अपन बोलते हैं गोइंग कंसर्न, अक्रूवल है ना, अक्रूवल, अक्रूवल का मतलब क्या होता है। अक्रूवल का मतलब होता है मेरे भाई कि चाहे आपने 500 रुपए का सेल किया हो कैश में, चाहे आपने किया हो इसको उधार पे, यानी कि आपका डेटर बन गया सामने वाला, है ना, तो दोनों ही केस में आपने 500 रुपए का सेल किया ही माना जाएगा। अब ये जो थर्ड वाला पॉइंट है सी वाला, ये क्या बोल रहा है कि अगर आपको उम्मीद नहीं है तो लिखना मत, तो भाई ऐसा कैसा हो जाएगा। सो द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, कि ये जो है ना ये गलत है, स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है।
ये आंसर आपको गलती से मिल गया, ठीक है, फिर भी चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। द रियलाइजेशन कंसेप्ट, अब ये कंसेप्ट है रियलाइजेशन का। रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलने का मतलब कोई एक चीज है रियलाइज होगी कि नहीं होगी। ये जो रियलाइजेशन कंसेप्ट जो है डज नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड बोल रहा है। द कंसेप्ट रिक्वायर्स प्रॉपर केयर when calculating revenue, ओके, ये तो रखना चाहिए। The concept stresses that revenue should only be recorded if there is reasonable certainty about their realization. ये भी समझते हैं क्या होगा, आगे चलते हैं। The concept describe the problems that may arises in the calculation of income and expenses. मतलब यह अवधारणा उन समस्याओं का वर्णन करती है जो आय और व्यय की गणना में उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। अगला है द कंसेप्ट एक्सप्लेन दैट द कंपैरिजन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड कैन गिव द पीरियड्स नेट रिजल्ट। अब ये तीन आपको रिलेशन से जुड़ा हुआ लग रहा होगा। ऑप्शन डी जो है ये अलग है बिल्कुल भी। ऑप्शन डी क्या बोलता है कि किसी विशेष अवधि के लिए, किसी विशेष अवधि के लिए वो आपको 1 सेकेंड, किसी विशेष अवधि के लिए आय और व्यय की तुलना में उस अवधि का शुद्ध परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। ये जो तुलना वाली बात आ गई ना, तुलना, ये कौन सा आपका कन्वेंशन है या कंसेप्ट है, विच कंसेप्ट इट इज, आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट में कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा कंसेप्ट है आप मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये नहीं है, मतलब ये गलत वाली बात बोल रहा है, ठीक है, ये वाली गलत है, बाकी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, बट मैंने आंसर डाल के रखा हुआ है तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता। द अकाउंटिंग कन्वेंशन डू नॉट इंक्लूड, चलो आप खुद से कमेंट कीजिए, और देखो भाई सब्सक्राइब अगर नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भूल जाता हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक करना ना भूले ताकि मुझे पता चले कितने लोगों ने एक्चुअली जेन्युइनली इसको देखा है, ठीक है। और आखिरी बेल आइकॉन जो है, ठीक है, ये बेल आइकन आप दबा देना। जब बेल आइकन दबाएंगे ना तो नोटिफिकेशन तुरंत जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लेखांकन परंपराओं में कौन सा शामिल नहीं है? रूढ़िवादी है, संगति परंपरा है, पूर्ण प्रकटीकरण यानी कि फुल डिस्क्लोजर है, डेप्रिसिएशन कन्वेंशन नहीं है। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन क्या है बताइए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए लेखांकन परंपराओं में शामिल नहीं है, मूल्यह्रास परंपरा। Question number 8 is according to consistency convention, accounting principles should be what? Consistent, variable, flexible और factual। तो अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी, अब नाम इसका कंसिस्टेंसी है, इसमें मार्कर का भी यूज करना जरूरत नहीं है मुझे। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर कि जो कंसिस्टेंसी कन्वेंशन है उसमें अपन बोलते हैं कोई भी डेप्रिसिएशन का अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो, कोई एक डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला अगर आप एक लगा रहे हो, सपोज आपका एक मशीन है, आपकी एक कार है, ठीक है, एक कार है। अब इस कार पे आप एसएलएम लगा रहे हो, ठीक है, तो कंटिन्यूअस एसएलएम लगाओ ना। 2 साल एसएलएम लगा दिया और उसके बाद बाकी के आने वाले 3 सालों तक आपने डब्ल्यूडीवी लगा दिया, तो उसके बाद फिर आपका मन किया आपने फिर एसएलएम लगा दिया। तो ये ऐसा आप नहीं करेंगे, आप एक पर्टिकुलर चीज पे एक पर्टिकुलर फॉर्मूला या फंडा ही लगाएंगे, किसी भी टाइप का फंडा हो, ठीक है। डेप्रिसिएशन भर के अकेले की बात नहीं है, आपने एक पर्टिकुलर कंसेप्ट एक पर्टिकुलर चीज में लगाया, उसको आप कंटिन्यूअसली रेगुलरली फॉलो करेंगे, उसमें आप कोताही नहीं बरतेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, 1 सेकेंड, इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मटेरियलिटी कंसेप्ट। कौन सा एक मटेरियलिटी कंसेप्ट का एग्जाम्पल नहीं है? अब पेंसिल की खरीद को स्टॉक में शामिल करने के बजाय व्यय के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, ठीक है। निजी उपयोग के लिए कार की खरीदी, ठीक है। व्यवसाय के लिए संयंत्र की खरीदी, ठीक है। व्यवसाय का विस्तार करने के लिए भवन की खरीदी, ठीक है। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 9 में ये बात समझ में आ रही होगी आपको, पेंसिल की खरीद स्टॉक में शामिल करने के बजाय उसको रिवेन्यू एक्सपेंस बोलना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन, अच्छा ये अपने कर लिया था ऑप्शन ए, सॉरी मैं हमने कुछ समय के लिए पॉज किया हुआ था। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, पेंसिल वाला जो था। ठीक है, नहीं है, बाकी सारी चीजें मटेरियल हैं, चाहे आप अपने के लिए गाड़ी खरीदें या कुछ खरीदें, सारी चीजें मटेरियल होती है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे, डिस्क्लोजर। अच्छा बहुत सारे बचे हुए हैं इसके, मैं अभी फिलहाल 10 क्वेश्चन ही लेके आया हूँ और सारे क्वेश्चंस अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने पोल भी रेस किया था टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम में मैंने पोल रेस किया था, उसमें ऑप्शन जो बी है कि भैया एमसीक्यू लेके आओ, एमसीक्यू ही पढ़ेंगे, तो मैं उसी के हिसाब से एमसीक्यू लेके आया हूं, एमसीक्यू के थ्रू ही आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए अगर आप चूज किए रहते तो उसमें क्या रहता, पहले अपन थ्योरी डिस्कस करते, थ्योरी डिस्कस करके फिर उसके एमसीक्यू लगाते। ठीक है, वैसे मेरे पास समय थोड़ा कम होता है, इसलिए मैं अपने हिसाब से भी कुछ चीजें कर रहा हूं, उसके लिए भी सॉरी आपको। कल आपकी क्लास शाम को शायद है, परसों आपकी क्लास होगी, परसों फिक्स क्लास आपको डल जाएगी, आज थोड़ा लेट डल रहा है, बाकी 6 बजे शाम को डल जाएगी। उसके लिए सॉरी आपको, अगेन बहुत बहुत सॉरी आपको। जब तक चीजें सब सेटल नहीं हो जाती तब तक थोड़ी सी दिक्कत मुझे रहेगी। फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट दैट कैन इफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिस्क्लोजर कन्वेंशन यानी कि प्रकटीकरण, यानी किसी चीज को प्रकट करना, बताना। क्या बोल रहा है, वित्तीय विवरण को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का पूर्ण प्रकटीकरण। ठीक है, अब ये द प्रॉफिट शुड बी रियलाइज, प्रॉफिट रियलाइज होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है मैचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, मैचिंग। ठीक है, द बिजनेस टू अवॉइड बीइंग डिसॉल्व इन नियर फ्यूचर, तो बिजनेस टू अवॉइड बीइंग डिसॉल्व इन नियर फ्यूचर, अब ये क्या रिक्वायर करता है, मैचिंग वाला तो मैचिंग कंसेप्ट वाला हिस्सा है, ये गोइंग कंसर्न वाला हिस्सा है। ठीक है, ये रियलाइजेशन वाला है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही भाइयों, अब जो है आपके ऊपर है, अब आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे तो इस पर्टिकुलर वीडियो में व्यूज अच्छे आएंगे, ज्यादा नहीं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 50 लोग ही पढ़ते होंगे, और 50 लोग जब पढ़ेंगे ना तो 50 लोगों का व्यू मुझे दिख जाएगा कि वो कितने मिनट देख रहे हैं वीडियो को। बहुत लोग स्किप करके देखते हैं, तब भी अगर ये हमारा वीडियो जो है 20 मिनट का है, तो 20 मिनट के वीडियो में अगर लोगों ने 10 मिनट्स भी 10 मिनट्स भी एवरेज वॉच किया, तो मैं आगे के वीडियोस बनाऊंगा, आगे भी कंटिन्यू करूंगा क्लास। कंटिन्यू मैं 10 वीडियोस तो आपको मिलेंगे, कंटिन्यू आपको 10 वीडियोस तो मिलेंगे बैक टू बैक। लेकिन अगर फिर भी वॉच टाइम अगर नहीं बढ़ रहा है, अगर आप सीरियस नहीं हो, देन आई एम गिव अप, आई विल बी गिव अप। ठीक है, बिकॉज अगर आप सिंसियरिटी के साथ नहीं पढ़ाई करोगे तो मुझे भी शायद मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं जानता होगा यहाँ पे कि यहाँ से मैं ना कोई फीस लेता हूँ पढ़ाने का, ना ही आज तक मैंने फीस की डिमांड करी है, और उसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ते हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं अभी के लिए रख रहा हूँ ये चीज, और आगे आने वाले जो उसके लिए है आप बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि परसों की जो क्लास है वो आपको 6 बजे मिल जाए। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड प्रिपरेशन टाइम।